So, good morning, plus one and plus two class. How are you all? I am fine. I hope that you all are fit and fine, and you all are watching my videos, understanding this chapter. And yesterday, I started a new chapter in which I told you about what is security. कल हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसमें मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी क्या है, क्या होती है सिक्योरिटी. फ्रीडम फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डेंजर, फ्रीडम फ्रॉम ऑल द टाइप ऑफ डेंजर इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी. मतलब हर तरह की खतरे से आज़ादी को ही यह सुरक्षा मानी जाती है. कल हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को पढ़ा. फिर हम लोगों ने इसकी पारंपरिक धारणा, जिसमें हमने बाहरी सुरक्षा, ट्रेडिशनल जो धारणा बनी हुई है इसकी, उसके बारे में हमने एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा कि किस तरह से कोई भी कंट्री को डर होता है कि कोई दूसरा देश उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो वो अपनी बाहरी सुरक्षा के लिए उसके पास क्या विकल्प होते हैं. तो कल मैंने आपको विकल्प बताए थे कि वो सरेंडर कर सकता है, फिर वो गठबंधन बना सकता है, फिर गठबंधन बनाना, कोलिजन करना, या एक और तरीका होता है कि वो अपनी पावर को बैलेंस कर सकता है दूसरी कंट्री के साथ. सो दीज आर द सम ऑफ द वेज. ये ऐसे कुछ तरीके थे जिससे कि कोई भी कंट्री आज के इस युग में या आज के इस दौर के अंदर जो है वो अपने आप की सिक्योरिटी बना के रख सकता है. तो उसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि आज हम बात करेंगे कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी. किसी भी कंट्री के लिए इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चलिए इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं और देखते हैं. देखिए, कहता है, इतनी बातों को पढ़ने के बाद आपके जहन में यह सवाल जरूर कौंधा होगा कि क्या सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती. यानी कि अगर किसी देश में कानून व्यवस्था नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अगर किसी कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो वहाँ ज़रूरी जो है वो सुरक्षा नहीं होगी. किसी देश के भीतर रक्तपात हो रहा है, रक्तपात यानी कि ब्लड शेड हो रहा है, यानी कि देश के लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हों या होने की आशंका हो, तो वह देश कैसे सिक्योर रह सकता है. यह बाहर के हमलों से निपटने की तैयारी कैसे करेगा जबकि खुद अपनी सीमा के भीतर ही सुरक्षित नहीं है. बिल्कुल सही बात है कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों से कैसे सोच सकते हैं कि हम सिक्योर हैं जब हमारे देश के अंदर ही सिविल वॉर चल रहा हो, जब हमारे देश के अंदर ही जगह जगह पे रिवोल्ट हो रही हों, जगह जगह पे स्ट्राइक्स हो रही हों. इसी कारण सुरक्षा की परंपरागत धारणा का जरूरी रिश्ता अंदरूनी सुरक्षा से है. पहले हमने कल पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बाहरी सुरक्षा के लिए बताया. आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हम लोग किस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं. दूसरे विश्व के बाद से इस पहलू पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, यानी कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार इस बात के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया. इसका कारण यह था कि दुनिया के अधिकांश ताकतवर देश अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त थे. यानी कि जो पावरफुल कंट्रीज थी उन्हें लगता था कि जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी है वो बहुत हद तक अच्छी है. आंतरिक सुरक्षा ऐतिहासिक रूप से सरकारों का सरोकार बनी चली आ रही थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे हालात और संदर्भ सामने आए कि आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कहीं कम महत्व की चीज़ बन गई. यानी कि हम बात करें तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कहीं इंटरनल सिक्योरिटी की जो धारणा थी वो ऐसा जान पड़ा कि उसका महत्व कम हो गया है. सन 1945 के बाद ऐसा जान पड़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न है. यानी कि आप भी जानती हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो था वो शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया था. ये देश जो थे वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत अधिक आश्वस्त थे. यानी कि अपने इनको मालूम था कि इन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो किसी तरह के अंदर सिविल वॉर नहीं थे. अधिकांश यूरोपीय देश, खासकर ताकतवर पश्चिमी मुल्कों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदायों अथवा वर्गों से कोई भी गंभीर खतरा नहीं था. यानी कि इन देशों को अपने पड़ोसी देशों के साथ भी किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था. इस कारण इन देशों ने अपना ध्यान सीमा पार के खतरों पर केंद्रित किया. यानी कि इन्हें जो खतरा था वो सीमा पार, अपनी बाउंड्री से बाहर दूसरे कंट्री से जो था वो कोई कहीं खतरा था. इन देशों के सामने बाहरी खतरे क्या थे, मतलब व्हाट वर द
डेंजर्स या एक्सटर्नल डेंजर इन फ्रंट ऑफ द वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज़। हम यहाँ बात करेंगे कि जो देश अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा एश्योर थे, तो उनके सामने एक्सटर्नल डेंजर क्या थे। यहाँ पर फिर हमें संदर्भ और स्थिति पर ध्यान देना होगा। हम इस बात को जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला और इस दौर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट तथा सोवियत संघ की अगुवाई वाला साम्यवादी गुट एक दूसरे के सामने आ गए थे। जैसे कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो ब्लॉक्स बन चुके थे। वन ऑफ द ब्लॉक वाज कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजिकल ब्लॉक जो था, एंड इट वाज लेड बाय अमेरिका, एंड सेकंड वाज लेड बाय यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसकी अगुवाई कर रहा था, एंड दैट वाज कम्युनिस्ट ग्रुप। और ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने थे बिकॉज बोथ ऑफ देयर आइडियोलॉजी वाज डिफरेंट। दोनों की आइडियोलॉजी एक अलग अलग थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों गुटों को अपने ऊपर एक दूसरे से सैन्य हमले का भय था, यानी कि दोनों ये डरते थे, यानी कि दोनों ब्लॉक्स इस बात से डरे हुए थे कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कहीं एक दूसरे के ऊपर अटैक हो सकता है, इस बात का डर था। इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में उपनिवेशीकृत जनता से खून खराबे की चिंता सता रही थी, यानी कि कुछ कॉलोनियल पावर जो थी इस बात से डरी हुई थी कि कहीं उनकी जिन कंट्रीज़ को उन्होंने कॉलोनीज़ बनाया हुआ है वहाँ उन कॉलोनीज़ के अंदर जो है वो खून खराबे की बात हो सकती थी। अब ये लोग आज़ादी चाहते थे। इस सिलसिले में हम याद करें कि 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम अथवा सन 1950 और 1960 के दशक में ब्रिटेन को केन्या में जूझना पड़ा था। यानी कि आप लोग जानते हो, आप लोगों ने वियतनाम चैप्टर को जो है 10th क्लास में स्टडी किया है, तो किस तरह से वियतनाम जो देश था वो फ्रांस की एक कॉलोनी था और उसके बाद ब्रिटेन को केन्या से भी 1950 से 60 के बीच में जो था जूझना पड़ा था। उपनिवेश ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध से आज़ाद होना शुरू किया था, यानी कि 1940 से बहुत सारे कॉलोनियल कंट्री जो थे वो उन्होंने इंडिपेंडेंट लेना या इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए थे। भारत भी उनमें से एक था। सुरक्षा सरोकार अक्सर यूरोपीय ताकतों के समान ही थे। कुछ नव स्वतंत्र देश यूरोपीय ताकतों के समान शीतकालीन गुटों में एक न एक के सदस्य बन गए। ऐसे में इन देशों को जोर पकड़ते शीत युद्ध की चिंता करनी थी और दूसरे खेमे में जाने वाले अपने पड़ोसी देश अथवा दूसरे गुट के नेता संयुक्त राज्य अमेरिका जिसकी हम बात कर रहे हैं और सोवियत संघ से दुश्मनी ठाननी थी, या अथवा अमेरिकी अथवा सोवियत संघ के किसी साथी देश से वैर मोल लेना था। यानी कि सिंपल सी एक बात है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी कंट्री जो थी वो किसी भी एक सुपर पावर ब्लॉक को ज्वाइन कर रही थी तो इसका मतलब था कि दूसरे पावर ब्लॉक के सभी देशों के साथ उसे अपनी दुश्मनी मोल लेना था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए, आगे चलते हैं, उन युद्धों के लिए शीत युद्ध ही जिम्मेवार रहा है। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी युद्ध हुए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो था वो शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर ही वो जिम्मेवार था। इनमें से अधिकांश युद्ध तीसरी दुनिया में हुए, यानी कि जो थर्ड वर्ल्ड था उनमें ही कहीं ना कहीं युद्ध हुए थे। जिस तरह विदा होती औपनिवेशिक ताकतों को उपनिवेशों में खून खराबे का भय सता रहा था, उसी तरह आज़ादी के बाद कुछ उपनिवेशित मुल्कों को डर था कि उनके यूरोपीय औपनिवेशिक शासक कहीं उन पर हमला न बोल दें। यानी कि अब जो कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो चुकी थी उन्हें फिर से डर था कि कहीं ना कहीं कोई और यूरोपियन कंपनी फिर से उनको अपना गुलाम ना बना ले। ऐसे में इन मुल्कों को एक साम्राज्यवादी युद्ध से अपनी रक्षा के लिए तैयारी करनी थी। एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले दो मायनों में विशिष्ट थी। एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की आशंका थी, दूसरे इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता थी। यानी कि अब जो एशिया और अफ्रीका के देश जो इंडिपेंडेंट हो चुके थे उन देशों को देखा जाए तो दो चीज़ों से प्रॉब्लम या दो चीज़ों से जो थी वो तकलीफ़ हो रही थी। पहला तो एक
इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की आशंका थी, यानी कि जो देश अब आज़ाद हो चुके थे तो अपने पड़ोसी देशों से उन्हें डर था कि कहीं वो उनके ऊपर मिलिट्री अटैक ना कर दे। दूसरे, इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता थी। कहीं ना कहीं इन्हें ये डर था कि कंट्री के अंदर ही सिविल वॉर शुरू ना हो जाए। इन देशों को सीमा पार से खतरा तो था ही, खासकर पड़ोसी देशों से, साथ ही भीतर से भी खतरे की आशंका थी। अनेक नव स्वतंत्र देश संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ अथवा औपनिवेशिक ताकतों से कहीं ज़्यादा अपने पड़ोसी देशों से आशंकित थे। यानी कि यहाँ ये क्लियर कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे उन्हें ज़्यादा डर अपने नेबरिंग कंट्रीज़ से था कि कहीं नेबरिंग कंट्रीज़ उनके ऊपर अटैक ना कर दें। इसी बीच सीमा रेखा और भू क्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर या एक एक करके सभी सवालों पर झगड़े हुए। कहीं ना कहीं बॉर्डर जो था उसको लेकर झगड़े हुए थे, यानी कि बाउंड्री लाइन जो दूसरे देशों के साथ लग रही थी। कहीं कहीं भू क्षेत्र को लेकर भारत भी इस बात का गवाह है। 1962 में भारत का चीन के साथ जो था वो कहीं ना कहीं ज़मीनी विवाद था और बॉर्डर को लेकर प्रॉब्लम्स थी, और पाकिस्तान को लेकर जम्मू कश्मीर के साथ ये ऐसे झगड़े जो थे वो भी हो रहे थे। अलग राष्ट्र बनाने पर तुले अंदर के अलगाववादी आंदोलनों से भी इन देशों को खतरा था। मतलब इसको हम बात करेंगे किस तरह से कुछ ऐसे आंदोलन देश के भीतर ही चले जो भी देश के अंदर अलग से एक सेपरेट कंट्री बनाने की या अलग से एक एरिया ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनोमस लेने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को सेपरेटिज्म या सेपरेट करना चाहते थे। कोई पड़ोसी मुल्क ऐसे अलगाववादी आंदोलनों को हवा दे अथवा उनकी सहायता करे तो दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थिति बनती थी। यानी कि जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान ने काम किया और उसे अलग करने के लिए जो था वो काम किया जा रहा था, यहाँ उसी का एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इनडायरेक्ट वे से हम कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलगाववादी आंदोलन जो थे जो पड़ोसी मुल्कों के द्वारा चलाए जा रहे थे, पड़ोसी देशों के द्वारा चलाए जा रहे थे, तो जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में और ज़्यादा तनाव की स्थिति बन जाती थी। विश्व के सशस्त्र संघर्षों में 95% अब भी आंतरिक युद्ध के अंतर्गत है। 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में दुगनी वृद्धि हुई, जो पिछले 200 वर्षों में सबसे लंबी छलांग है। इस तरह से पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी। अब आगे देखेंगे हम अगले टॉपिक में कि सुरक्षा के ट्रेडिशनल वे क्या हैं, कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे सिक्योरिटी के हम लोग ट्रेडिशनल तरीके मानते हैं।